नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। कैसे हो आप सभी लोग? आ जाइए शुरू करते हैं हम लोग जनवरी के करंट अफेयर का रिवीजन। और इस वीडियो में हम लोग 1 तारीख से लेकर के 15 तारीख के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को कवर करेंगे। शानदार तरीके से डिटेल भी होगी और रिवीजन पॉइंट्स भी होंगे। तो जल्दी शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चंस की संख्या लगभग 60 है। 60 क्वेश्चन 15 दिन में बहुत है। इनको अगर आप बढ़िया से तैयार कर लिए तो समझ लीजिए काफी ज्यादा ये हेल्पफुल साबित होंगे आपके लिए। तो शुरू करते हैं। इसकी पीडीएफ और क्विज जो है वो हमेशा की तरह आपको एमजेटी ऐप पर मिलेगी। जैसा कि आप जानते हो एमजेटी ऐप पर डेली क्विज पीडीएफ वगैरह सब अपलोड की जाती है। तो बिल्कुल फ्री में जाकर फ्री पीडीएफ सेक्शन में फ्री पीडीएफ और फ्री क्विज सेक्शन में जाकर क्विज भी प्राप्त कर सकते हो। एमजेटी ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करना है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। 14 फरवरी को पीएम मोदी जी कहां पर जाकर बीएपीएस हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे? तो 14 फरवरी अभी आया नहीं है। 14 फरवरी को जाकर के बीएपीएस हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। कहां पर? अबू धाबी यूएई में। यूएई की अबू धाबी राजधानी है और वहां पर बीएपीएस हिंदू मंदिर बनाया जा रहा है। और इस बीएपीएस हिंदू मंदिर का इनॉग्रेशन करने के लिए पीएम मोदी को बुलाया गया है। ठीक है जी। तो यूएई में ये मंदिर होगा, ये बात ध्यान रखना। इसे बीएपीएस स्वामी नारायण संस्था के द्वारा बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन। झारखंड राज्य सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की अर्हता आयु घटाकर के कितने वर्ष किया है? तो पहले क्या होता था? वृद्धावस्था की पेंशन जो मिलती थी वो 60 वर्ष या उससे ऊपर के जो नागरिक हुआ करते थे उनको मिलती थी। लेकिन अभी हाल ही में झारखंड राज्य सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए ये क्राइटेरिया जो एज लिमिट है, मिनिमम एज लिमिट है, ये कम कर दी है और इसे घटा करके 50 वर्ष कर दिया है। यानी अब 50 वर्ष से ऊपर के जितने भी आदिवासी और जितने भी दलित कम्युनिटी के होंगे वो अगर बुजुर्ग हो जाते हैं, वृद्धावस्था उनको पेंशन मिलने शुरू हो जाएगी 50 वर्ष के बाद। तो हेमंत सोरेन जो कि यहाँ के सीएम है, उन्होंने ये अनाउंस किया हुआ है, ये घोषणा झारखंड के सीएम के द्वारा। केंद्र सरकार द्वारा गठित किए गए 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? ये क्वेश्चन ब्लॉकबस्टर है, समझो। ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। 16वां वित्त आयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं अरविंद पनगड़िया। नाम आपको सुना सुना लग रहा होगा, क्यों? क्योंकि नीति आयोग के ये नीति आयोग जब बना था ना, नीति आयोग, तो नीति आयोग जब बना था तो पहले उपाध्यक्ष यही बनाए गए थे। ठीक है, नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष बनाए गए थे। पहले उपाध्यक्ष बनाए गए थे। अध्यक्ष आप जानते हो बाय डिफॉल्ट प्रधानमंत्री होता है। उपाध्यक्ष इनको बनाया गया था नीति आयोग का। तो अब तो नीति आयोग के दूसरे हैं, सुमन केबेरी हैं। अभी अरविंद पनगड़िया को 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। क्लियर है? फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग के गठन की बात की गई है और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बना है। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में बना है। वित्त आयोग का जो वर्णन है वो किस अनुच्छेद में है? तो आप बताइएगा अनुच्छेद 280 में। वित्त आयोग की स्थापना 1951 में की गई थी, वित्त आयोग अधिनियम 1951 के तहत। 15वें जो वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वो थे एनके सिंह, और अब उनकी जगह पर आएंगे अरविंद पनगड़िया। ये 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है जी। तो 16वां वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। आगे, हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के अनुसार 100 अरब डॉलर की संपत्ति वाली पहली महिला कौन बन गई है? तो 100 बिलियन डॉलर की पहली महिला ये बन गई है दोस्तों, कौन? बेटनकॉट मेयर्स। बेटनकॉट मेयर्स जो हैं ये हैं फ्रांस की, ये आपको दिख रही हैं। ये दुनिया में आज के टाइम पर सबसे अमीर लेडी हैं, सबसे अमीर महिला हैं। और ये एक ऐसी भी महिला बन गई हैं जिनकी संपत्ति 100 बिलियन डॉलर को क्रॉस कर गई है। आज तक किसी भी महिला की संपत्ति 100 बिलियन डॉलर को क्रॉस नहीं की थी। जो ओरल कंपनी आपने जरूर सुना होगा, ला ओरल करके कंपनी है कॉस्मेटिक, उसी की एक और होल्डिंग कंपनी है तिथिस। तो इसकी ये अध्यक्ष है। ठीक है, फ्रांसवा बेटनकार्ट मेयर्स। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने बांग्लार माटी बांग्लार जल को अपना राजकीय गीत घोषित किया? कौन घोषित कर सकता है? तो आप बताओगे पश्चिम बंगाल। नाम से ही स्पष्ट है, बांग्लार माटी बांग्लार जल। तो पश्चिम बंगाल जो है इसने अपना राजकीय गीत घोषित किया हुआ है। इसके अलावा पयला बैसाख को इसने अपना बांग्ला दिवस घोषित किया है। ये जो पश्चिम बंगाल की सीएम है ममता बनर्जी जी, उन्होंने ये अनाउंस करके बताया हुआ है कि 1 मिनट 59 सेकेंड में ये गाया जाएगा। गुरुवर रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा हुआ है, बांग्लार माटी बांग्लार जल। अगला, इसरो ने 1 जनवरी 2024 को कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया? तो हम लोगों ने हैप्पी न्यू ईयर जैसे मनाया, रॉकेट वगैरह पटाखे वगैरह जला करके, ऐसे एक पटाखा एक रॉकेट इसरो ने भी छोड़ा अपना, अपने लेवल का भाई। तो 1 जनवरी 2024 को इसरो ने एक्सपोसैट लॉन्च किया। एक्सपोसैट इसका सैटेलाइट था और ये जो है इसके साथ और भी पेलोड वगैरह 10 और पेलोड ये भेजा था। तो ये काम क्या करेगा?
ये दुनिया का दूसरा और देश का पहला ऐसा सैटेलाइट है जो पल्सर, ब्लैक होल्स और आकाशगंगा इन सबके रेडिएशंस को ये ऑब्जर्व करेगा, स्टडी करेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर 2024 का पहले ही दिन इसरो ने लॉन्च किया है एक्सपोसैट नाम से। इसको PSLV C58 रॉकेट से भेजा गया है। देखो रॉकेट का काम क्या होता है, सैटेलाइट को ले जाकर के अंतरिक्ष में उसके ऑर्बिट में छोड़ देना। तो रॉकेट अलग चीज है, सैटेलाइट अलग चीज है। सैटेलाइट जो जाकर के छोड़ा हुआ है यानी कि जो काम करेगा वो है एक्सपोसैट, और जो रॉकेट के थ्रू इसको भेजा गया है उस रॉकेट का नाम है PSLV C58। PSLV का मतलब आप जानते हो, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ओके, चलिए तो इस सैटेलाइट में ये पॉलिक्स और एक्सपेक्ट सहित कुल ऐसे 10 पेलोड्स और भी शामिल हैं। किस राज्य में सामूहिक सूर्य नमस्कार ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो दोस्तों सामूहिक सूर्य नमस्कार का एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, ये बना है गुजरात में। गुजरात में एक है मोढेरा सूर्य मंदिर, तो उसी मोढेरा सूर्य मंदिर में ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। सब लोग जनवरी में 1 जनवरी को यानी कि नव वर्ष के दिन सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए और इससे सामूहिक सूर्य नमस्कार किए, और इतनी भारी संख्या में एक साथ सूर्य नमस्कार करने का एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, और ये गुजरात के इस मंदिर पर बन गया है। इसमें 4000 से ज्यादा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। 108 स्थानों और 51 श्रेणियों के तहत ये हुआ है। ठीक है जी, आगे। भारत और यूएई के बीच डिजर्ट साइक्लोन 2024 नाम का एक सैन्याभ्यास आयोजित किया गया। ये कहां पर आयोजित किया गया है? तो ये सैन्याभ्यास जो डिजर्ट साइक्लोन है ये भारत और यूएई के बीच होता है। ध्यान रखना, डिजर्ट साइक्लोन एक डिजर्ट फ्लैग भी याद रख लेना, डिजर्ट फ्लैग। ठीक है ना, ये भी भारत और यूएई के बीच में होता है। डिजर्ट फ्लैग भारत और यूएई के बीच में होता है। अच्छा, एक और होता है जायद तलवार। जायद तलवार ये भी भारत और यूएई के बीच में ही होता है, इंडिया और यूएई के बीच में होता है। इंडिया और यूएई के बीच में होता है। तो ये दोनों ही अभ्यास और भी याद रख लेना आप। डिजर्ट साइक्लोन जो है ये कहां पर हुआ है, इसको आप बताओगे राजस्थान में हुआ है। ठीक है ना, डिजर्ट साइक्लोन जो है 2 तारीख से 15 जनवरी तक चला, महाजन राजस्थान में। अगला, भारत का पहला पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल कहां पर खोला गया है? तो पूरी तरीके से बालिकाओं के लिए डेडिकेटेड एक सैनिक स्कूल है, ये खोला गया है कहां पर? ये वृंदावन में खोला गया है। वृंदावन आप जानते हो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तो वृंदावन में ये खोला गया है, और वृंदावन जो है मथुरा जिले के तहत आता है, और आप जानते हो भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है। तो यहाँ पर मथुरा में ये देखो जिले के वृंदावन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने इसका जाकर के इनॉग्रेशन किया। नाम इसका है संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल। अगला, यूपी के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन कहां पर किया गया? उत्तर प्रदेश का पहला तैरता हुआ रेस्टोरेंट। ध्यान रखिएगा, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट यहाँ क्वेश्चन में लिखा है, हो सकता है आपके एग्जाम में जब पूछा जाए तब उसे तैरता हुआ रेस्टोरेंट या कहीं तैरता हुआ रेस्तरां करके आए। ठीक है ना, हिंदी में। तो आप कंफ्यूज मत होना, मतलब वही है। तो उत्तर प्रदेश का पहला तैरता हुआ रेस्तरां कहाँ पर खोला गया है? प्रयागराज में। और प्रयागराज में भी पूछा जाए कहाँ पर, तो आप बताइएगा यमुना नदी पर। भाई तैरेगा तो नदी पर ही ना, नदी या समुद्र पे तैरेगा। ठीक है, तो यमुना नदी पर ये प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों नदियों का संगम होता है, मतलब कि दोनों नदियां बहती हैं। तो इसमें गंगा पे नहीं, यमुना नदी पर। ठीक है ना, क्योंकि गंगा नदी पर तो ऑलरेडी बहुत सारी चीजें की जा चुकी है, तो यमुना नदी पर भी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक फ्लोटिंग, एक तैरता हुआ एक रेस्तरां जो है ये खोला गया है। 40 व्यक्तियों की एक साथ बैठने की यहाँ पर क्षमता होगी, कुछ इस प्रकार से ये होगा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसका इनॉग्रेशन किया है। यूपीएसटीडीसी के द्वारा ये बनाया गया है। पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? तो पीएम विश्वकर्मा योजना आप सबको पता है, विश्वकर्मा भगवान की जयंती पर 17 सितंबर को इस बार पीएम मोदी ने इसे शुरू किया था। कब शुरू किया था? 17 सितंबर को। उसी दिन पीएम मोदी का बर्थडे भी था और विश्वकर्मा जयंती थी। तो इसी दिन यहाँ पर विश्वकर्मा योजना जो है यह शुरू किया गया। अब इसको लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जम्मू एंड कश्मीर। इस योजना को समझिए, विश्वकर्मा योजना के तहत 18 प्रकार के 18 प्रकार के विश्वकर्मा जन जो हैं उनको उनको वित्तीय सहायता की जाएगी, उनको वित्तीय मदद दी जाएगी, जिससे वो अपना कुछ स्टार्ट कर सकें या अपना कुछ चला रहे हैं तो उसको और मजबूती से चला सके। तो ध्यान रखना, कितने प्रकार के विश्वकर्मा जन? 18 प्रकार के विश्वकर्मा जन। और इस योजना को अगले 5 सालों के लिए शुरू किया गया है, लागू किया गया है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर इसका शुरुआत कर चुका है 2 जनवरी 2024 से। अगला,
कहां पर पानी की अहमियत समझाने के लिए दुनिया का पहला जल विश्वविद्यालय खोला जाएगा? तो पानी की अहमियत को समझाने के लिए जल संरक्षण कैसे किया जाए, जल को कैसे स्टोर किया जाए, उसकी बेहतर व्यवस्था क्या होगी, कैसे सप्लाई करने की व्यवस्था होगी, ये सब के लिए एक यूनिवर्सिटी बनाई गई है और ये दुनिया की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में है। कहां पर? उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में ये बनाई जा रही है। वाटर यूनिवर्सिटी, दुनिया की पहली वाटर यूनिवर्सिटी। दुनिया भर से लोग आएंगे इसमें वाटर से संबंधित चीजों को सीखने और पढ़ने। इसको 25 एकड़ में बनाया जाएगा। जखनी मॉडल को पहुंचाने की तैयारी है 500 गांवों तक। अब इसमें स्वीडन में जो पर्यावरण वैज्ञानिक रहे हैं प्रोफेसर रविकांत पाठक, भारत के ही मूल के हैं, और साथ ही साथ पद्मश्री से सम्मानित उमा शंकर पांडे, इन दोनों की ये पहल है, संयुक्त रूप से मिलकर के इन्होंने यहाँ पर ये खुलवाया हुआ है। राजस्थान की किस योजना का केंद्रीय आयुष्मान भारत योजना के साथ विलय किया गया? तो देखो, राजस्थान में एक बहुत ही चर्चित योजना थी चिरंजीवी योजना। एक्चुअली में चिरंजीवी योजना हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम ही थी। जैसे भारत सरकार द्वारा आयुष्मान भारत योजना चलाई जाती है, ऐसे ही राजस्थान सरकार चिरंजीवी योजना चला रही थी। लेकिन अंतर क्या था? अंतर यह था, भारत सरकार पांच जो है 5 लाख रुपए तक का वित्तीय मदद करती है, या कहे कि हेल्थ इंश्योरेंस देती है, सिक्योरिटी देती है। लेकिन अंतर क्या था? अंतर ये था कि भारत सरकार जो है आयुष्मान भारत योजना, जिसे पीएमजेएवाई योजना भी कहते हैं, ये जो चलाती है, इसके तहत 5 लाख का बीमा कवरेज दिया जाता है, हेल्थ बीमा कवरेज। ठीक है, मतलब अगर आपको आपका आयुष्मान कार्ड बना हुआ है तो आप जो लिस्टेड जो हॉस्पिटल्स हैं, लगभग लगभग 80 से 90% हॉस्पिटल्स जो है वो लिस्टेड होते हैं इस योजना के तहत, तो उसमें जाकर अपना आयुष्मान कार्ड दिखा करके 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में करा सकते हो। ये तो आयुष्मान भारत योजना थी। लेकिन यही योजना इसी प्रकार से आयुष्मान भारत की जगह पर वहां पर चिरंजीवी योजना चला करती थी, क्योंकि वहां पर कांग्रेस की सरकार थी, तो वो 25 लाख रुपए तक का कवरेज देते थे। ठीक है, तो वो अपनी अलग योजना चला रहे थे। लेकिन अभी वहां पर चुनाव नतीजे आए विधानसभा के और बीजेपी गवर्नमेंट वहां पर भी पहुंच गई, तो अब केंद्र वाली योजना को उस योजना के साथ मर्ज कर दिया गया है। ठीक है जी, तो वहां पर लेकिन एक चीज और किया गया है कि आयुष्मान भारत योजना का जो हेल्थ कवरेज मैंने बताया 5 लाख तक का दिया जाता है पूरे भारत में, वहां पर केवल राजस्थान के लिए उसे 25 लाख तक का ही कंटिन्यू किया जाएगा, यानी कि चिरंजीवी योजना वाला ही जो हेल्थ कवरेज है वो कंटिन्यू किया जाएगा। तो ये चीजें ध्यान रखना। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना ये पहले थी राजस्थान सरकार की, और इसे जो है इसी के साथ मर्ज कर दिया गया है। तो बीमा कवरेज 25 लाख का ही रहेगा चिरंजीवी योजना के तहत, और वो चीजें जो है नाम जो है वो हो जाएगा मिला करके आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना हो जाएगी। अगला, प्रत्येक वर्ष विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। आप सब जानते हो ब्रेल लिपि होती है एक, जो दृष्टिबाधितों को पढ़ने में मदद करती है, पढ़ने लिखने में। तो दृष्टिबाधितों को पढ़ने लिखने में मदद हो सके, इसके लिए ब्रेल लिपि का जो जन्म दिया है वो दिया लुई ब्रेल ने। लुई ब्रेल जो थे, यही ब्रेल लिपि के जन्मदाता थे, और इन्हीं की जयंती के अवसर पर हम लोग लुई ब्रेल दिवस मनाते हैं। ठीक है ना, तो वर्ल्ड ब्रेल डे, या कहें कि लुई ब्रेल दिवस भी इसे कहते हैं, ये मनाया जाता है 4 जनवरी को। इस बार की थीम रखी गई है एम्पावरिंग थ्रू इंक्लूजन एंड डिलीवरी, ये है इस बार की थीम। आगे, ब्रिक्स की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो 2024 में ब्रिक्स की अध्यक्षता रसिया करने जा रहा है। देखो, 2024 का ब्रिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि ब्रिक्स में एक तो 5 नए देश शामिल हो गए हैं, 5 नए देश शामिल हुए हैं। ध्यान रखना, 6 शामिल होने थे, लेकिन फिर एक जो अर्जेंटीना है वो शामिल नहीं हुआ, वो भाग गया। तो 5 देश जो हैं वो नए शामिल हो रहे हैं। ये ध्यान रखना, ये 5 देश कौन कौन से हैं। तो मैंने आपको बहुत बढ़िया से कंटेंट वाइज याद करवाया था, कॉन्टिनेंट वाइज। तो देखो, एशिया में अगर बात करेंगे, तो एशिया में अगर आप अरब कंट्रीज की तरफ जाओगे तो वहां पर आपको मिलेगा यूएई, यूएई को ले लो। इसके अलावा सऊदी अरब को ले लो, सऊदी अरब। ठीक है, इसके अलावा ईरान को ले लो, ईरान। पाकिस्तान भी लगा था चक्कर में, लेकिन उसको शामिल नहीं किया गया फिलहाल। तो ये 3 देश हो गए। इसके अलावा अगर अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जाओगे तो वहां पर मिस्र को ले लिया गया है, मिस्र शामिल हो रहा है, और इथियोपिया शामिल हो रहा है, इथियोपिया शामिल हो रहा है। ठीक है ना, तो ये 5 देश जो हैं ये अब नए शामिल हो रहे हैं। और बाकी 5 देश तो आप जानते हो, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका पहले से ही था। तो इस बार मेजबानी रसिया कर रहा है, और इस बार काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि रसिया जो है आप देख रहे हो, जब से इन पर बैन लगा है, जब से इन पर
इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में वारंट भी जारी किया गया था, तब से ये बहुत कम विदेशी दौरा किए, अब तो ये धीरे धीरे निकलना शुरू किए हुए हैं। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि ये किस प्रकार से यहाँ पर होस्ट कराते हैं। फिलहाल ब्रिक्स की बात करें तो स्थापना इसकी 2006 में हुई थी, ध्यान रहे, स्थापना 2006 में हुई थी, लेकिन पहली बैठक, पहली समिट जो है ये 2009 में हुई थी, पहली समिट, ठीक है ना। चलिए आगे, बाकी सब कुछ मैं बता दिया हूं आपको। एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया? तो दोस्तों अभी हाल ही में एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है बी आर कंबोज को, बी आर कंबोज को। एम एस स्वामीनाथन जी आप सबको पता होना चाहिए, अभी हाल फिलहाल में हालांकि इनका निधन भी हुआ था। भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। हरित क्रांति लाने का श्रेय एम एस स्वामीनाथन को जाता है, और उन्हीं के सम्मान में जो कोई ऐसा किसान, जो कि इससे रिलेटेड कोई व्यक्ति होता है जो ऐसा प्रदर्शन करता है, तो उनको सम्मानित किया जाता है। जैसे अभी बात करें कि बी आर कंबोज की, तो ये प्रोफेसर बी आर कंबोज चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि यूनिवर्सिटी के ये कुलपति हैं, वाइस चांसलर हैं, है ना। तो ये इस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, तो इनको दिया गया है ये अवार्ड, ठीक है जी। आगे, 17वें नृत्य महोत्सव में किसे नृत्य कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नृत्य कला निधि पुरस्कार से सम्मानित की गई हैं वसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी। कौन? वसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी। यहां पर देख रही हैं वसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी जी, इनको संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वो भी कौन सा संस्करण? 17वां संस्करण है ये। एडगर पैंग तेजे चियांग के द्वारा ये प्रदान किया गया। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का उपयोग करके अंतरिक्ष में बिजली पैदा की है? तो ये कारनामा कर दिखाया है अपनी भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसने अंतरिक्ष में बिजली पैदा कर दी है, वो भी कैसे? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का उपयोग करके, जिसकी कोई कमी नहीं है अंतरिक्ष में। तो इसका उपयोग करके जब यहाँ पर ये बिजली पैदा कर दिया, तो मतलब आने वाले टाइम पर, फ्यूचर में ईंधन का बहुत ही बेहतरीन से उपयोग किया जा सकता है, ईंधन जनरेट किया जा सकता है अंतरिक्ष में ही। अब आप समझो इस चीज को कि हम लोग को यहाँ से ईंधन नहीं ले जाना होगा, वहीं पर बिजली पैदा होगी, और वहीं पर भी अगर जो भी कोई प्रोग्राम करना होगा वो किया जा सकेगा। अभी तक क्या होता था? सिर्फ और सिर्फ सोलर एनर्जी पर डिपेंड हुआ करते थे सब। तो ऐसे में आप देखो, जैसे अपना चंद्रयान 3 था, चंद्रयान 3 हम लोग का 14 दिनों तक ही क्यों था? क्योंकि 14 दिन वहां पर एक मून डे होता है, और उस मून डे पर ही वहां पर सूर्य निकलता है, तभी वहां पर हमें एनर्जी मिल रही थी। उसके बाद वहां पर समझ लो रात हो जाती है, तो फिर अपना काम करना बंद कर दिया था। तो ये हुआ था। लेकिन अब सोचो, जब दूसरा एक और एनर्जी का सोर्स मिल गया जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बन सकता है, तो हम लोग सोचो कहाँ तक क्या कर सकते हैं अब, ठीक है ना। चलिए, तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट रहा, इसरो ने ये कर दिखाया है अंतरिक्ष में बिजली जनरेट करके, वो भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मदद से। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हट्टी समुदाय को एसटी का दर्जा दिया है? तो हट्टी कम्युनिटी जो है ये हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है मुख्यतः, और इसको एसटी का दर्जा दे दिया है हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश के द्वारा एसटी कम्युनिटी यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी का, जनजातीय का केंद्र, जो अनुसूचित जनजाति कैटेगरी होती है उसका ये दर्जा दिया है। मतलब इसका क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर अनुसूचित जनजाति से रिलेटेड जो भी यहाँ पर जो फायदे मिलते हैं, बेनिफिट्स मिलते हैं, चाहे वो कोई स्कीम हो, चाहे वो कोई रिजर्वेशन हो, वो सब का फायदा अब ये हट्टी कम्युनिटी को भी मिल सकेगा, ठीक है जी। चलिए अगला, डिजिटल सेंजेन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपियन संघ कौन बना? तो डिजिटल सेंजेन वीजा जारी करने वाला यूरोपियन संघ का पहला देश बन गया है फ्रांस। डिजिटल सेंजेन वीजा क्या है? देखो एक्चुअली में पहले इसको जानने से पहले समझो नीड क्या है इनकी। नीड है इनकी पेरिस ओलंपिक। आपको पता होना चाहिए 2024 का पेरिस ओलंपिक होना है, 2024 आ चुका है, तो अब पेरिस ओलंपिक होना है। तो ऐसे में इनको चाहिए ज्यादा से ज्यादा भीड़, पब्लिक, भाई तभी तो इनका रेवेन्यू बढ़िया से जनरेट होगा, इसीलिए तो होस्ट करा रहे हैं। तो इनको भीड़ चाहिए, तो ऐसे में वीजा वाली बड़ी प्रॉब्लम होती है। वीजा वाला इशू ये होता है कि वीजा के तहत भी बहुत सारे टिकट्स कैंसिल हो जाते हैं, लोग नहीं आ पाते हैं। तो ऐसे में इन्होंने डिजिटल सेंजेन वीजा जारी करने की घोषणा की है। अब ये क्या है सिस्टम? इसके तहत यूरोप के बहुत सारे ऐसे देश हैं, आसपास के देश, जिन पर इनको ट्रस्ट है। एक संजयन क्षेत्र बना हुआ है, संजयन क्षेत्र यूरोप के बहुत सारे देशों के साथ मिलकर के बने हुए हैं। तो इनको ये ट्रस्ट है कि भैया यहाँ से ना कोई आतंकवादी नहीं आएगा या कोई गलत गतिविधि करने वाला नहीं आएगा। तो इन पर ट्रस्ट है, ये लोग जो हैं इलीगल तरीके से भी नहीं आकर के रहने लगेंगे, तो इसलिए इनको वीजा इनसे अगर ना भी लिया जाए तब भी चलेगा, या फिर इनका डिजिटली जारी कर दिया जाए बिना ज्यादा वेरिफिकेशन के, तब भी चलेगा, बस यहाँ से लोग आने चाहिए, है ना। जैसे अभी कोई और देश से, पाकिस्तान वगैरह से कोई जाना चाहेगा तो उसको खूब पूरा एकदम कपड़े उतरवा के उसको चेक करेंगे। तो
बहुत प्रकार की टेस्टिंग करेंगे। तो ये चीजें हैं। तो संजैन वीजा के तहत ये यूरोप के जो बहुत सारे देश जो इस संजैन क्षेत्र के तहत आते हैं, उनके लिए ये समझो एक प्रकार से वीजा ऑन अराइवल कह लो, या कहे कि संजैन क्षेत्र के लिए एक स्पेशल वीजा होगा। डिजिटली ही बस पास है कि हाँ ठीक है, आपको वीजा मिल जाएगा, आप आकर के यहाँ पर मैच वगैरह देख सकते हो। तो बाकी चीजें समझ में आ गई हैं। अच्छा एक चीज और, अभी मुझे पता है कि मैं यहाँ पर आपको ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दिखा रहा हूँ, आगे बढ़ता जा रहा हूँ। तो अभी पटाख से कमेंट आएगा आप लोगों का कि सर जल्द रुक जाइए, ऐसा कीजिए वैसा कीजिए। तो भाई साहब परेशान ना हो, अभी आप वीडियो देख लो, पीडीएफ आपको दी जाएगी, तो उसमें से आराम से इत्मीनान से बैठ करके पढ़ लेना, ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन यहाँ पर, एक्सप्लेनेशन अगर ज्यादा टाइम पर दिखाऊंगा वीडियो लंबी खींचेगी, तो इसीलिए मैं आपको पढ़ाते जा रहा हूँ, समझाते जा रहा हूँ, आप समझ लो। उसके बाद पढ़ने के लिए तो आपको डिटेल में दिया जाएगा पीडीएफ, आप उसको रीड आउट कर लेना, ठीक है जी। टेलीग्राम पर और एप्लीकेशन दोनों पर भेजा जाएगा। किस राज्य ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना शुरू की? तो मैंने आपको बताया था, जब भी रानी दुर्गावती का नाम आए तो तुरंत समझ लीजिएगा कि बात हो रही है मध्य प्रदेश की। कहाँ की बात हो रही है? मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की। अभी रानी दुर्गावती एक नेशनल पार्क भी घोषित किया गया है, तो ये भी ध्यान रखना, ये भी मध्य प्रदेश में है। और रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना भी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश भी उन 5 राज्यों में शामिल था जहां पर अभी हुए थे चुनाव विधानसभा के। 5 राज्य कौन कौन से? तो मैंने आपको बताया था ना, जब भी मैं बोलूं बढ़ाऊं तो तुरंत भारत का नक्शा आपके दिमाग में होना चाहिए। तो आप इधर से बेल्ट लो, जैसे राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, ये 3 बेल्ट ले लो, और इन तीनों राज्यों में चुनाव हुआ था, और यहाँ पर तीनों राज्यों में बीजेपी जीती थी। फिर एक राज्य नीचे का ले लो, तेलंगाना। तेलंगाना में भी चुनाव हुआ था, और तेलंगाना में कांग्रेस ने जीता। उसके बाद एक है पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम। मिजोरम में भी चुनाव हुआ था, और वहां पर मिजो जेडपीएम की पार्टी एक करके है, तो उसने जीता हुआ था। ये 5 राज्यों में चुनाव हुआ थे। पांचों के सीएम भी याद होने चाहिए। तो चलो छत्तीसगढ़ से शुरू करो। छत्तीसगढ़ के सीएम है विष्णुदेव साय, बने हैं बीजेपी पार्टी के। उसके बाद मोहन यादव बने हैं मध्य प्रदेश के बीजेपी पार्टी से। उसके बाद राजस्थान के बने हैं भजन लाल शर्मा, ठीक है ना, तो वो भी बीजेपी पार्टी से हैं। तो अब देखो ये तीनों नाम कैसे याद कर सकते हो? आप ऐसे कर सकते हो, विष्णु जी जो है मोहन का भजन कर रहे थे, या विष्णु जी मोहन का भजन करने राजस्थान गए, जो भी करके आप याद कर पाओ। उसके बाद यहाँ पर जेडपीएम पार्टी से लाल दोहुमा बने हैं मिजोरम के सीएम। उसके बाद तेलंगाना में जो हुआ था रेवंत रेड्डी बने हैं, ठीक है। तो ये पांचों राज्यों के सीएम आपको याद होने चाहिए जी। चलो आगे बढ़ते हैं। भारत में महिलाओं के लिए शीर्ष शहर 2023 सूचकांक में कौन सा शहर शीर्ष पर है? तो महिलाओं के लिए शीर्ष शहर नाम से एक रिपोर्ट जारी हुई, इसमें बताया गया कि चेन्नई जो है ये सबसे बेहतर स्थिति है महिलाओं की यहाँ पर भारत में। तो चेन्नई आप जानते हो पहले मद्रास के नाम से जाना जाता था, अब तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, और वहां पर महिलाओं की स्थिति सबसे बेहतर बताई गई है इस रिपोर्ट में। अवतार समूह के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है, सिटी इंक्लूजन स्कोर के आधार पर यहाँ पर बताया गया है। इसके अलावा चेन्नई, बेंगलुरु, पुणे, मुंबई, हैदराबाद जो है ये शीर्ष 5 शहर हैं। हाल ही में केन्याई एथलीट बीट्राइस चेबेट, इन्होंने कितने किलोमीटर की दौड़ में एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो बीट्राइस चेबेट ये केन्या की हैं, और इन्होंने 5 किलोमीटर की एक रेस में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया है। देखो केन्या वगैरह के लोग जो है एथलीट में टॉप पर यही रहते हैं, ठीक है ना, दौड़ वगैरह में। तो 5 किलोमीटर दौड़ ये 14.13 मिनट का टाइम लेकर के एक नया विश्व रिकॉर्ड इन्होंने सेट कर दिया है। किस भारतीय शहर को इंटरनेशनल वेटलैंड सिटी के लिए नामांकित किया गया है? तो अंतरराष्ट्रीय आर्द्र भूमि शहर के रूप में नामांकित किया गया है, यानी कि इसका नॉमिनेशन भेजा गया है अभी। कौन सा भारतीय शहर है? इंदौर, भोपाल और उदयपुर, ये तीनों ही शहरों का लिस्ट भारत के द्वारा भेजा गया है, नामांकित किया गया है। अब डिपेंड करता है वहां पर रामसर साइट के द्वारा, या कहे कि जो 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 रिस्पॉन्सिबल संस्थाएं हैं उनके द्वारा अप्रूव किया जाता है अगर, तो फिर इसको दर्जा मिल जाएगा, ठीक है जी। आगे तो यहाँ पर देखो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इसे भेजा हुआ है सर्टिफिकेशन के लिए। ईरान के रामसर शहर में 2 फरवरी 1971 को हुआ था विश्व आर्द्र भूमि सम्मेलन, और इसी के उपलक्ष्य में रामसर नाम के स्थल पर क्योंकि हुआ था, इसीलिए हम लोग रामसर साइट को जो है वो महत्व देते हैं, मतलब कि इसको इस लिस्ट जारी की जाती है रामसर साइट्स के रूप में। रामसर साइट वो स्थल होता है जो चिन्हित करता है कि कहाँ कहाँ पर आर्द्र भूमियां हैं। तो आर्द्र भूमियां जहां जहां पर है उनको इस लिस्ट में डाला जाता है, और उनको फिर संरक्षण प्रदान करते हैं ये, ठीक है। अच्छा एक चीज और, ऐसे ही यूनेस्को के द्वारा आपको पता होगा विश्व विरासत स्थल किया जाता है, उसकी भी एक लिस्टिंग की जाती है, उसमें भी यूनेस्को का संरक्षण का जिम्मेदारी मिलता है, ऐसे ही ये भी है। भारत में टोटल रामसर साइट हो चुके हैं 75, और सबसे पहली रामसर साइट थी चिल्का झील उड़ीसा वाली। आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में भारत ने कहां पर एक समर्पित व्यापार क्षेत्र भारत पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो भारत ने एक समर्पित व्यापार क्षेत्र भारत पार्क स्थापित करने की घोषणा की है यूएई में। ये व्यापारिक पार्क होगा, मतलब कि यहाँ पर समझ लो एक प्रकार से एक अपना इंडिया का एक समझ लो शोरूम होगा। वहां पर इंडिया के द्वारा, इंडियंस के द्वारा जो बनाए गए प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो हमारे अलग अलग कल्चर के, अलग अलग सभ्यताओं के अलग अलग लोग जो अपना अपना प्रोडक्ट बनाते हैं वो सब हो, सारा कुछ यहाँ पर शोकेस किया जाएगा, जिससे एक मार्केट, एक प्लेस, एक प्लेटफॉर्म मिल सके और लोग जो हैं वो आकर के इसको परचेज कर सके। तो यूएई में भारत पार्क स्थापित किया जा रहा है। ठीक है जी, आगे। 4 जनवरी 2024 को बिम्स्टेक के नए महासचिव के रूप में कौन नियुक्त किए गए? तो बिम्स्टेक, बिम्स्टेक आप जानते हो ना, बिम्स्टेक मतलब कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, फिर से, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टरल टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो ये 7 सदस्य देशों का एक ग्रुप है और इसके अभी इंद्रमणि पांडे बनाए गए हैं महासचिव। ये भारतीय हैं, इंद्रमणि पांडे, ये आपको दिख रहे हैं, ये अब महासचिव का पद ग्रहण करेंगे। बिम्स्टेक के बारे में अगर बात करें तो इसका हेडक्वार्टर ढाका में है और अभी के टाइम पर अध्यक्षता कर रहा है थाईलैंड। ठीक है, सदस्य देश में इसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड इसमें शामिल है। 1997 में इसको स्थापित किया गया था बैंकॉक डिक्लेरेशन के तहत। अगला, किस कंपनी को जल प्रबंधन के लिए सीआईआई राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया? तो सीआईआई राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है हीरो मोटोकॉर्प को। ये जल प्रबंधन यानी कि वाटर मैनेजमेंट के लिए दिया गया है अवार्ड। देखो, नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन वाटर मैनेजमेंट, तो इसे दिया गया हीरो मोटोकॉर्प को। 2025 तक इसने टारगेट बनाया है कि 500% जल सकारात्मक बनने में ये काम करेगा, अपना लक्ष्य हासिल करेगा। हीरो मोटोकॉर्प की स्थापना 1984 में हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। सीईओ और एमडी इसके पवन मुंजाल। अगला, कहां के चिड़ियाघर में भारत के सबसे बुजुर्ग स्लाथ भालू बबलू का निधन हो गया? भारत का सबसे बुजुर्ग था ये भालू, ठीक है ना, बबलू नाम था। ये भोपाल मध्य प्रदेश में रहा करता था और इसका हो गया है निधन। ठीक है, बबलू जो है ये डेड हो गया है अब आज के टाइम। और अब अभी कौन है सबसे ज्यादा? गुलाबो। अब जो है गुलाबो जो भालू है ये सबसे बुजुर्ग वाला भालू है। ठीक है ना, कहां पर? मध्य प्रदेश में। एक जरूरी बात, ठीक है, बोर ना हो आप लोग, ये लंबी वीडियो चल रही है, 29 क्वेश्चन हो गए हैं, थोड़ा सा हम लोग बातचीत कर लेते हैं। देखो, किताब जो है वो आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी। जब ये वीडियो अपलोड होगी आज शाम तक या फिर कल सुबह तक स्टॉक में आ गई रहेगी बुक, तो आप लोग जो है उसे ऑर्डर कर पाओगे। ठीक है, तो जितने लोग हैं, इस बार देखो रीप्रिंटिंग के लिए भेजा गया है। तो पहली चीज, ऐसा नहीं है कि दोबारा से छपवाई गई है या कुछ चीजें उसमें नया डलवाया गया, ऐसा कुछ नहीं है। प्लेट्स वही रहती हैं, तो उसी को रीप्रिंट कराने के लिए भेज दिया जाता है। तो इस बार लिमिटेड कॉपी ही भेजी गई है, क्योंकि जिससे कि पिछला वाला जो स्टॉक था वो खत्म हो गया, तो कुछ ही कॉपीज के लिए भेजा गया है। तो अब कुछ ही मतलब कुछ ही 100 है ना, ऐसा भी नहीं है बिल्कुल 2-4 कॉपी, 2-4 कॉपी छपती ही नहीं, आप जानते हो। तो कुछ ही 100 कॉपी भेजा गया है, जिससे कि बस आप लोग का जो है ये जो जो लोग खत्म हुआ है, आउट ऑफ स्टॉक हुआ है, उनकी पूर्ति पूरी हो जाए। तो कोशिश कीजिएगा इसको 1 ही 2 दिन में ऑर्डर कर दें, वरना अब दोबारा से इसको रिप्रिंटिंग के लिए नहीं भेजा जाएगा। ठीक है ना, ये लास्ट वाला खेप होगा समझ लो। तो इसको फटाफट से ऑर्डर कर देना जितने भी लोग हो गए। ओके ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसके दोबारा भारत लौटने की खुशी में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है? 9 जनवरी को हम सब लोग प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन 1915 में महात्मा गांधी जी वापस आए थे साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका वो गए हुए थे एक केस के सिलसिले में, केस लड़ने के सिलसिले में। वहां जाकर के फिर आंदोलन वगैरह करना शुरू कर दिए, फिर इनको मजा आने लगा, फिर ये आंदोलन को अपना वो बना लिए धर्म, फिर आए इंडिया में, कहे यहाँ पे भी करते हैं, और कई सारे आंदोलन किए। इनके आंदोलनों के लिए प्रॉपर मैंने 2 प्रकार से वीडियो बनाई हुई है, 2 वीडियो बनाई हुई है, और दोनों वीडियो को अगर आप देख लिए ना, तो समझो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आधा पोर्शन आपका उन 2 वीडियो से कंप्लीट हो जाएगा। 20-20, 25-25 मिनट की वीडियो है। आपको जब भी एग्जाम देने जाना हो तो आप जरूर देख लीजिएगा उसको, ठीक है ना, आपको मजा आ जाएगा। और उसको डाउनलोड करके रख लेना, गांधी युग नाम से वीडियो है, आप सर्च करना गांधी युग एमजेटी एजुकेशन। ठीक है, आगे। अच्छा, बुक जो है वो अमेजन पर ही मिलेगी, जैसे कि अभी तक मिलती आई है अमेजन पर, तो अमेजन पर ही मिलेगी आपको बुक। अमेजन पर जा करके एमजेटी एजुकेशन बुक लिखना है और आपको मिल जाएगी। आगे, एक और दिवस मनाया जाता है पृथ्वी का घूर्णन दिवस, ये भी ध्यान रखना। ये भी मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 8 जनवरी को।
ये भी एक दिवस था, तो इसको भी इसी में इंक्लूड कर लो। ये 8 जनवरी को और वो प्रवासी दिवस 9 जनवरी को। मेडागास्कर के मोरम्बो से टकराने वाले 2024 के पहले चक्रवात का नाम क्या रखा गया? तो 2024 का साल शुरू हुआ और एक चक्रवात भी आ गया, मेडागास्कर में आया है, मोराम्बे में, और इसका नाम है अल्वारो। क्या नाम है चक्रवात का? अल्वारो। मेडागास्कर अगर आप देखोगे तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, जब आप नीचे आओगे ना अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, यहाँ पर जैसे साउथ अफ्रीका है नीचे, उसके बाद यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपको दिख रही हैं, बहुत सारे देश आपको, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक वगैरह दिख रहे हैं। यहाँ पर एक टुकड़ा आपको दिख जाएगा। ये जो टुकड़ा दिखता है जो अलग हुआ है इसी से, इसे ही कहते हैं मेडागास्कर। एक समय ऐसा था कि यहीं से भारत भी टूट करके निकला हुआ है, ठीक है ना। भारत जो है वो जा करके यहीं से टूट करके जा करके एशिया में टकराया हुआ है, आज 2 4 10 साल पहले नहीं, करोड़ों सालों पहले, ठीक है ना। चलो, तो ये मेडागास्कर जो है यहाँ पर ही आया है ये तूफान। आगे 2024 का पहला चक्रवात अल्वारो ये आ चुका है और इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया। एमजेटी ऐप पर इसकी क्विज पीडीएफ मिलेगी। अच्छा, एक चीज और, व्हाट्सएप चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर लो, ज्वाइन कर लो, और ये भी फ्री में ही है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसमें क्या होता है, इसमें डेली आपका वन लाइनर भेजा जाता है। वन लाइनर से क्या होता है कि जैसे मुझे पता है कि ये जो मंथली वीडियो है, सीरीज जो लोग देख रहे हैं, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो केवल यही सीरीज फॉलो करते हैं, डेली करंट अफेयर नहीं फॉलो कर पाते हैं किन्हीं कारणों की वजह से। तो कोई दिक्कत नहीं है अगर आप डेली करंट अफेयर नहीं फॉलो कर पाते हो, लेकिन आपको वन लाइनर के रूप में तो 1 मिनट का समय तो मिलता ही होगा भाई। 1 मिनट में तो आप रील ही देख लेते हो, बहुत बार दिन भर में देख लेते हो। तो ऐसे ही व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करो, इस 1 मिनट में आपको वन लाइनर यहाँ पर दिया जाता है। 1 मिनट में आप वन लाइनर पढ़ लोगे तो आप डेली करंट अफेयर अगर नहीं भी फॉलो कर पा रहे हो किसी कारणवश, वैसे तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ डेली करंट अफेयर जरूर देखो, वो एक आयुर्वेदिक दवा की तरह है, आप उसको रोजाना उसकी आदत बना लेनी चाहिए। अगर मान लो किसी केसेस बस आप नहीं देख पाते हो किसी कंडीशन बस, तो आप वन लाइनर जो है हमारे व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन होकर के डेली का डेली पढ़ सकते हो, ठीक है ना। ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। आगे, किस राज्य सरकार ने पेइंग गेस्ट योजना का शुभारंभ किया है? तो इसका शुभारंभ किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। पेइंग गेस्ट योजना एक्चुअली में अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है 22 जनवरी को, तो ऐसे में वहां पर भीड़ बहुत तेजी से आएगी, आप सबको पता है, बहुत तेजी से वहां पर लोग इकट्ठा होंगे। तो ऐसे में होटल्स वगैरह तो पूरा फुल हो गए हैं अभी ही। तो पेइंग गेस्ट योजना के तहत राज्य सरकार जो है वहां के निवासियों से अनुरोध कर रही है कि भैया अगर आपके यहाँ कोई एक रूम खाली हो, 2 रूम खाली हो, 4 रूम खाली हो, तो अभी आप इसको सरकार के साथ बता करके, नोटिस दे करके वहां रजिस्टर करा लो। इससे क्या होगा, इससे जो गेस्ट आएंगे एक साथ, तो उनको सरकार एक प्लेटफॉर्म दे देगी या एक ऐसा मतलब जानकारी दे देगी जहां से जाकर के वो बुक कर सकेंगे और वहां पर वो रुक सकेंगे। क्योंकि ये प्रोग्राम जो है राम मंदिर का उद्घाटन का, ये 2 3 दिन तो चलेगा ही, 4 दिन, ठीक है ना। ये वैसे तो शुरू हो चुका है 16 तारीख से ही, लेकिन वहां पर कई दिनों का प्रोग्राम रहेगा। तो ये ऐसे में यहाँ पर पेइंग गेस्ट योजना के तहत किया गया है। मैंने आपको बता दिया है टोटल कि 1000 घरों को ये पंजीकृत किया जाएगा, रजिस्टर किया जाएगा, यहाँ यहाँ जाकर लोग रुक सकते हैं। इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024, इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो अंतरराष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल 2024 का आयोजन दोस्तों ये गोवा में किया गया। पर्पल महोत्सव ये गोवा में ही होता है हर साल, तो इस बार भी यहीं पर आयोजित हुआ। इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल 8 से 13 जनवरी के बीच में आयोजित हुआ और ये विकलांग व्यक्तियों के लिए होता है। यह बात ध्यान रखना कि ये विकलांग व्यक्तियों के लिए होने वाला भारत का सबसे पहला उत्सव है ये। 81वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में किस फिल्म ने बेस्ट फिल्म ड्रामा का पुरस्कार जीता? तो देखो, चाहे गोल्डन ग्लोब अवार्ड हो चाहे क्रिटिक चॉइस अवार्ड हो, दोनों ही जीत लिया है ओपनहाइमर ने। ओपनहाइमर आप सबको पता है, ओपनहाइमर ये क्रिस्टोफर नोलन की एक मूवी अभी आई थी, ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई। इसमें ओपेनहाइमर जो कि एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने परमाणु बम बनाया था, जो वही परमाणु बम जो हिरोशिमा और नागासाकी पर 1945 में 6 अगस्त और 9 अगस्त को अमेरिका ने गिराया था और उसके बाद से द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। अच्छा जी, तो उसी युद्ध पर, उसी बम पर कैसे बना, कैसे राजनीति हुई, कैसे पॉलिटिक्स हुआ, कैसे इनको पहले चढ़ाया गया फिर गिराया गया, ये सब कुछ इस मूवी में बताया गया है। तो इस मूवी पर, इस ये जो इस पर बनी हुई है मूवी, ओपेनहाइमर के ही नाम पर बनी हुई है, उसी साइंटिस्ट के नाम पर बनी हुई है मूवी, ये 2 अवार्ड अभी तक जीत चुकी है और मोस्ट प्रोबेबली आने वाले टाइम पर जब ऑस्कर अवार्ड का अनाउंसमेंट होगा तो वो भी जीत जाएगी ये। क्योंकि अक्सर देखा गया है जो गोल्डन ग्लोब जीतती है, जो क्रिटिक्स चॉइस जीतती है, वही जो है आगे जा करके वो भी जीत जाती है। फिलहाल अभी ऑस्कर नहीं अनाउंस हुआ है तो मैं उसके लिए कोई कमिटमेंट नहीं करूंगा। गोल्डन ग्लोब और क्रिटिक चॉइस ये जीत चुकी है, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं। और
ये देखो बेस्ट फिल्म में ओपेनहाइमर, और बेस्ट एक्ट्रेस जिन्हें है लिली गलैडस्टोन। इसके अलावा बेस्ट फिल्म म्यूजिकल एंड कॉमेडी के लिए पुअर थिंग्स को, बेस्ट एक्टर के लिए कैलियन मर्फी को, ये वही एक्टर थे जिन्होंने ओपेनहाइमर का रोल निभाया। इसके अलावा बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नॉलन को ही मिला है, जिनकी ये मूवी थी। किस राज्य की सुचेता सतीश ने अधिकांश भाषाओं में गायन करने का एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो केरल की सुचेता सतीश जो हैं, इन्होंने अभी यूएई में एक इवेंट हुआ था, उसमें 140 भाषाओं में गाना गाया, वो भी एक ही बार में। मतलब जैसे कि ये कार्यक्रम हो रहा है, उसी कार्यक्रम में एक ही बार आई और एक ही बार में बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक 140 से ज्यादा भाषाओं में इन्होंने गाना गाया और एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने सेट कर दिया है। केरल की रहने वाली हैं, यूएई में जो भारत का जो एम्बेसी है वहीं पर ये आयोजन हुआ था, कंसर्ट फॉर क्लाइमेट, तो इसी में इन्होंने ये परफॉर्म किया है। जनवरी 2024 में किसे भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया? तो भारतीय ओलंपिक संघ का सीईओ नियुक्त किया गया है रघुराम अय्यर जी को। किसे? रघुराम अय्यर को। ये है भारतीय ओलंपिक संघ के, ये होंगे सीईओ। स्थापना 1927 को हुई थी, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं पीटी ऊषा, भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष, याद रखना नाम, गोल्डन गर्ल। अगला है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को प्रत्येक वर्ष विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है और 14 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। ये भी याद रखना, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। दोनों के अलग अलग कारण हैं मनाने के, मतलब कि मनाया तो एक ही जाता है हिंदी को बढ़ावा देने के लिए, एक ही वजह से, लेकिन इसके पीछे का कारण दोनों अलग अलग है। जैसे 10 जनवरी वाला कारण यह है कि 10 जनवरी के ही दिन 1975 में 1975 में नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था पहला विश्व हिंदी सम्मेलन। तो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन जिस दिन को हुआ था, उसी दिन को याद करते हुए 2006 से मनाया जाना शुरू हुआ विश्व हिंदी दिवस। ऐसे ही राष्ट्रीय हिंदी दिवस ये 14 सितंबर को मनाया गया, लेकिन ये 14 सितंबर 1949 की याद दिलाता है, जब 1949 में हिंदी को राजभाषा के रूप में भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। हिंदी को राजभाषा, ध्यान रहे, राष्ट्रीय भाषा मत बोलना, राजभाषा के रूप में इसे शामिल किया गया था भारतीय संविधान में, उस दिन की याद दिलाता है। जनवरी 2024 में रेलवे बोर्ड के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो देखो, रेलवे बोर्ड की सचिव भी अब महिला नियुक्त कर दी गई हैं, अरुणा नायर। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के बारे में मैंने आपको बताया था कि अध्यक्ष यहाँ पर कौन नियुक्त की गई हैं? जया वर्मा सिन्हा। अध्यक्ष कौन नियुक्त की गई हैं? अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं जया वर्मा सिन्हा। जया वर्मा सिन्हा, ये पहली महिला है, पहली महिला है, इनका नाम आप याद रखेंगे। और सचिव अब अरुणा नायर नियुक्त कर दी गई हैं, ये रही आपको आपके सामने अरुणा नायर। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुई थी, लॉर्ड कर्जन के टाइम पर। अगला, दुनिया के पहले प्राइवेट मून मिशन के तहत पेरेग्रीन 1 लैंडर का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण करने वाला देश कौन बना? तो ये बन गया है अमेरिका। सफलतापूर्वक प्रक्षेपण तो किए भाई साहब, लेकिन प्रक्षेपण ही हुआ सफलतापूर्वक, मिशन सफल नहीं हो पाया, जा करके वो ब्लास्ट कर गया, मतलब कि फिर फेल हो गया। मिशन जो होना था वो हुआ नहीं, ब्लास्ट नहीं किया, मतलब वो फेल हो गया, सही जगह पर पहुंच नहीं पाया जहां ये पहुंचाना चाह रहे थे। तो ये खास बात ये थी, ये था पहला प्राइवेट मून मिशन। आपने प्राइवेट स्पेस मिशन बहुत सारे सुने होंगे, एलन मस्क भैया की स्पेस एजेंसी है स्पेस एक्स, तो वो खुद भी बहुत सारे मिशन भेज चुकी है, लेकिन अभी तक कोई मून मिशन नहीं भेजा था कोई प्राइवेट स्पेस एजेंसी। सब सरकारी एजेंसियां भेजती थी, जैसे नासा हुआ, रॉसकॉस्मॉस हुआ रसिया का, उसके बाद इंडिया का इसरो हुआ, चाइना का हुआ सीएनएस, ये सभी भेजा करती थी मिशन, लेकिन कभी कोई प्राइवेट स्पेस एजेंसी नहीं भेजती थी। इस बार पहली बार हुआ था जब कोई प्राइवेट स्पेस एजेंसी मून मिशन भेजी थी, नाम था एस्ट्रोबॉटिक, इस कंपनी के द्वारा भेजा गया था, लेकिन ये रहा फेल। ठीक। खेलों में उत्कृष्ट प्रशिक्षण देने के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? तो खेलों में उत्कृष्ट प्रशिक्षण देने के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है गणेश प्रभाकरन को, महावीर सैनिक को और ललित कुमार को। उपरोक्त सभी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार कब दिया जाता है? जब राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिए जाते हैं। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार भारत में कई प्रकार से होते हैं जो दिए जाते हैं, जो सबसे मुख्यतः होता है वो होता है खेल रत्न, जिसे अब हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कहते हैं। पहले इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न था, 1991-92 में ये शुरू किया गया था, तो राजीव गांधी खेल रत्न था इसका, और अब इसका नाम 2021 में बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। ये सबसे बड़ा वाला है। दूसरे नंबर पर है अर्जुन अवार्ड, खिलाड़ियों के लिए दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड है। इसके बाद कोच के लिए, जो खिलाड़ियों को जो ट्रेनिंग देते हैं कोच, उनके लिए दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। गुरु द्रोणा जी के, द्रोणाचार्य के नाम पर ये रखा गया है द्रोणाचार्य पुरस्कार। और द्रोणाचार्य पुरस्कार दो कैटेगरी में देते हैं,
एक देते हैं रेगुलर कैटेगरी में और एक देते हैं लाइफ टाइम कैटेगरी में, ये बात भी ध्यान रखना। तो और बाकी भी अवार्ड होते हैं, जैसे ध्यानचंद पुरस्कार होता है, मौलाना अबुल कलाम ट्रॉफी होती है, ठीक है ना, कई प्रकार के और पुरस्कार दिए जाते हैं, लेकिन मुख्यतः यही होते हैं। तो इस बार आपको याद क्या करना है, याद रखना है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न विजेता का नाम, चिराग शेट्टी, सात्विक साईराज रंकीरेड्डी, इन दोनों को मिला है। जबरदस्त ये बैडमिंटन के प्लेयर हैं, दोनों की जोड़ी जो है बहुत सारे मैचेस जीता चुकी है। 26 लोगों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया। अर्जुन पुरस्कार में जो चर्चित लोग रहे उसमें समी अहमद रहे, पवन सहरावत रहे, ये सभी लोग रहे। 26 लोग टोटल अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किए गए। अच्छा जी, खेल शिक्षकों को 5 खेल शिक्षकों को रेगुलर और 3 खेल शिक्षकों को लाइफ टाइम की श्रेणी में मिला है द्रोणाचार्य पुरस्कार। जैसे मैंने आपको बताया, तो राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति जी के द्वारा ये दिया गया 9 जनवरी को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। ये आपके सामने लिस्ट है, और लिस्ट जो है मैं आपके सामने आपको भेज दूंगा पीडीएफ में, आप वहां से भी रीड आउट कर लेना। आपको ये दोनों तो क्लियर, मतलब अगर कुछ भी नहीं याद हो रहा है ना, तो इन दोनों का नाम जरूर याद कर लेना, ठीक है ना। कुछ भी नहीं याद हो रहा है तो इन दोनों का नाम याद कर लेना। थोड़ा बहुत अगर पढ़ने का मन है तो इनका भी नाम पढ़ डालना, ठीक है। चलिए, 10 जनवरी 2024 को पीएम मोदी ने गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट की कौन से संस्करण का उद्घाटन किया है। तो पीएम मोदी ने गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का इसका 10वां संस्करण उद्घाटन किया है। वाइब्रेंट गुजरात समिट जो होता है, एक प्रकार के इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए एक समिट होती है। इस बार 10वां संस्करण था, और इस बार भी बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे बड़े बड़े नामी गिरामी उद्यमी आए, हस्तियां आई, यूएई और भी बहुत सारे देशों के प्रेसिडेंट वगैरह आए, राष्ट्राध्यक्ष आए, इसमें शामिल हुए। गेटवे टू द फ्यूचर, ये थी इसकी थीम इस वाइब्रेंट गुजरात की। पीएम मोदी जी भी यहाँ पर गए हुए थे। जुलाई 2024 में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता कौन करने जा रहा है। तो इसकी अध्यक्षता करेगा भारत, और पहली बार भारत के इतिहास में होगा जब यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता कर रहा हो। जुलाई में होने वाली है ये समिट, और इसकी अध्यक्षता भारत करेगा, और 21 से 31 जुलाई के बीच में ये चलेगा। 46वां ये सत्र होगा, और 21 सदस्य देश है टोटल यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति में। ये वही समिति है जिसमें डिसाइड किया जाता है विश्व विरासत स्थल जो है ये कौन कौन से किसमें किसमें शामिल किए जाएं, और इनका संरक्षण कैसे करना है, इनके लिए नीतियां वगैरह कैसे बनानी है। बाकी यूनेस्को का आप जानते हो फुल फॉर्म, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1945 में हुई थी, पेरिस में हेडक्वार्टर है, अंद्रे अजोले जो है इसके अध्यक्ष हैं। अगला, हाल ही में गैब्रियल अटल किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। तो गैब्रियल अटल को दोस्तों बनाया गया है फ्रांस का प्रधानमंत्री, और ये बन गए हैं फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री गैब्रियल अटल। अच्छा, इसके अलावा ये समलैंगिक भी हैं, और तो ये एक प्रकार से सबसे युवा और सबसे मतलब कि समलैंगिक भी होने वाले ये पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं फ्रांस के, ठीक है ना। तो 2 रिकॉर्ड इनके नाम दर्ज हो गया है। नियुक्त किसने किया है, राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने। वहां पर सबसे ज्यादा पावर राष्ट्रपति के हाथ में होती है, अपने यहाँ सबसे ज्यादा पावर होती है प्रधानमंत्री के हाथ में, ठीक है। चलिए, तो 34 वर्ष की उम्र में इनको नियुक्त किया गया है। डीआरडीओ ने किस नाम से स्वदेशी निर्मित असाल्ट राइफल लॉन्च किया। तो डीआरडीओ ने दुर्गम नहीं उग्रम नाम से एक नया अपना राइफल, असाल्ट राइफल बनाया हुआ है डीआरडीओ। तो ये उग्रम राइफल है, असाल्ट राइफल है, और ये भारतीय सेना को दी जाएगी। ये ठीक सिक्सायर की तरह है। सिक्सायर आपको पता होगा, ये अमेरिका से लिया गया है, ठीक है ना। अमेरिका से हम लोगों ने सिक्सायर राइफल खरीदे थे, तो 70,000 के आसपास में खरीदे थे हम लोगों ने, फिर एक बार 72,000 खरीदे थे। लेकिन अब ऐसा हम लोगों ने खुद भी बना लिया है, ठीक है ना, अब हमें खरीदना नहीं पड़ेगा, ये स्वदेशी नीति के तहत है। लगातार 3 वर्षों तक नंबर 1 वैश्विक गंतव्य बनने का खिताब किसने हासिल किया है। सबसे बेस्ट डेस्टिनेशन बनने का खिताब लगातार तीसरी बार दुबई को मिला है। दुबई एक ऐसा शहर है, एक ऐसा डेस्टिनेशन है जहां पर हर लोग जाना चाहते हैं, ठीक है ना। जिसके पास पैसा आता है तुरंत भगता है दुबई, कि चलो भैया हम दुबई घूम के आते हैं। तो ये सबसे बेस्ट डेस्टिनेशन बन करके उभरा है लगातार तीसरी बार। बहुत सारे रीजन है, एक तो यहाँ टूरिज्म तो है ही, दूसरी बात यहाँ पर ये लोग ना आजकल होस्ट भी बहुत सारी चीजें करा रहे हैं। अब देखो, जैसे कि आईसीसी का ही हेडक्वार्टर देख लो, यहाँ पर है बहुत सारे इवेंट T10 वगैरह के या फिर और भी चीजों के यहाँ पर होते रहते हैं, आईपीएल वगैरह भी कभी कभी हो जाता है। तो ऐसे में यहाँ पर हर प्रकार के लोग जो है हर प्रकार से जाना चाहते हैं, इसीलिए ये लगातार गंतव्य बना हुआ है टॉप पर। तो ट्रिप एडवाइजर ट्रेवलर्स के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। हेनली पासपोर्ट रिपोर्ट इंडेक्स भी आ गई है, जैसा कि आपको कई बार बताया गया है कि जनवरी में और जुलाई में 2 बार हेनली पासपोर्ट रिपोर्ट आती है 6-6 महीने पर। और इस बार भी जो आई है उसमें भारत की स्थिति तो चेंज नहीं हुई है, भारत 80वें ही स्थान पर है, लेकिन जो और देश हैं जैसे टॉप पर जो थे
उनमें चेंजेस हुए हैं। बहुत सारे देश अब टॉप पर पहुंच गए हैं। जैसे मैं पहली रैंक की बात करूं तो पहली रैंक पर तो 6 देश आ गए हैं। फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, ये 4 नए देश जुड़े। जापान, सिंगापुर तो पहले से ही था। इन 6 देशों को 194 देशों का वीजा फ्री एक्सेस है। जो लोग डेली करंट अफेयर नहीं देखते हो, समझ लो वीजा फ्री एक्सेस क्या होता है। इसका मतलब ये है कि अगर इन देशों का पासपोर्ट आपके पास है या आप इस देश के नागरिक हैं और आप इसका पासपोर्ट बनवा लिए हैं, तो आप 194 देशों में जाने के लिए आपको कोई वीजा बनवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये 194 देशों की एक लिस्ट होगी, उन देशों में आप बिना वीजा के जा सकते हो। ठीक है जी। ऐसे ही भारत के पास, अगर क्योंकि आपके पास भारत का पासपोर्ट होगा, तो भारत के पासपोर्ट अगर आपके पास है तो भारत के पासपोर्ट से आप 62 देशों की यात्रा कर सकते हो, जो 62 देशों की लिस्ट आपको प्रोवाइड की जाएगी। ऐसा नहीं कि मतलब कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि अरे 80वें स्थान पर हम 62 देश में जा सकते हैं, अभी तो हम एक ही देश में गए हैं या फिर अभी तक हम किसी देश में गए नहीं हैं, तो अभी हम 62 देश में जा सकते हैं, किसी भी 62। ऐसा नहीं है भाई, ये रिलेशन पर डिपेंड करता है कि आपका किस देश से कैसा रिलेशन है। तो 62 देशों से के साथ अपना रिलेशन इतना अच्छा हो गया है कि उन 62 देशों में हम लोग बिना वीजा के जा सकते हैं। जैसे जैसे आप अभी के लिए अभी के टाइम पर देखें तो ईरान ने वीजा फ्री कर दिया है भारत के लिए, थाईलैंड ने कर दिया है, श्रीलंका ने कर दिया है, मालदीव बेचारा जो है यहाँ पर भी था, लेकिन यहाँ पर ये लोग जो है बदमाशी कर रहे हैं। फिलहाल टूरिज्म को भी बढ़ावा देने के लिए लोग फ्री करते हैं, कुछ टाइम पीरियड के लिए करते हैं। किस राज्य सरकार ने अयोध्या तीर्थ यात्रा के लिए रामलला दर्शन योजना शुरू की? तो रामलला दर्शन योजना शुरू किया है छत्तीसगढ़ ने। इस योजना के तहत क्या होगा? इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ना राम भगवान की क्या थी? ससुराल थी, नहीं ननिहाल था, ससुराल तो नेपाल में थी। तो देखो, इनकी बहन का घर था कोरिया में राम भगवान की, और ससुराल था नेपाल में, और ननिहाल था छत्तीसगढ़ में। तो यहाँ के भी लोग आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ ने अपना कंट्रीब्यूशन क्या दिखाया कि रामलला दर्शन योजना के तहत इन्होंने ये प्रण किया कि हम प्रत्येक वर्ष 20,000 लोगों को यहाँ की यात्रा कराएंगे मुफ्त में। तो सरकार की तरफ से 20,000 लोग जो है वो जाएंगे। शुरुआत में 55 वर्ष से ऊपर के लोगों को यहाँ पर प्रेफर किया जाएगा, प्राथमिकता दी जाएगी। अगली बार से हर प्रकार के 20,000 लोग काउंट करके ये भेज दिया करेंगे। ठीक है, चलिए। किस शहर ने स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 के तहत सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड दिया है? तो स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है। हर साल ये हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि इसमें कई सारी रिपोर्ट आती हैं। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले तो आप देखो सबसे स्वच्छ शहर कौन बना। तो हर बार तो इंदौर आता था टॉप पर, इस बार भी इंदौर रहा टॉप पर, लेकिन इस बार इंदौर के साथ साथ सूरत भी रहा टॉप पर। तो संयुक्त रूप से दोनों जो हैं ये इस बार टॉप किए हुए हैं। ध्यान रखना, इंदौर मध्य प्रदेश का सिटी है और ये है गुजरात की सिटी। ठीक है, सूरत डायमंड सिटी। तो इस बार ये दोनों ही सिटी जो हैं सबसे बेस्ट या कहें सबसे क्लीनेस्ट सिटी बनकर के उभरी हुई हैं। अच्छा जी, इसके अलावा सबसे ज्यादा स्वच्छ राज्य कौन बना है? तो सबसे स्वच्छ राज्यों में महाराष्ट्र टॉप पर आया हुआ है, सेकंड पर मध्य प्रदेश है, थर्ड पर है छत्तीसगढ़। पिछली बार मध्य प्रदेश टॉप पर था। अच्छा, ये जो सबसे ज्यादा स्वच्छ शहर पूछा जाए तो इंदौर और सूरत आप जो बता रहे हैं ना, ये 1 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों की लिस्ट में है। अमूमन शहरों की आबादी 1 लाख से ज्यादा ही होती है, लेकिन छोटे जिलों में अगर पूछा जाए 1 लाख से कम आबादी वाले जिलों की देखी जाए श्रेणी, तो उसमें भारत का सबसे स्वच्छ शहर है सासवाड़, महाराष्ट्र। यहाँ पर एग्जामिनर फंसा सकता है, और मैं अगर होता, मुझे अगर क्वेश्चन बनाना होता तो मैं ये वाला क्वेश्चन जरूर पूछता। ठीक है ना, मैं आपसे पूछता, ये नहीं पूछता सबसे स्वच्छ शहर कौन है, ये तो आसान है। आपसे ये पूछा जाता कि 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों की लिस्ट में सबसे स्वच्छ शहर बनकर के कौन आया है, और ऑप्शन में आपको सासवाड़ भी देते, इंदौर भी देते, सूरत भी देते और उपरोक्त सभी भी दे देते। ठीक है, तो आप में से लगभग 99% या कहें 90% लोग सूरत इंदौर को देखकर और नीचे उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन देख करके उपरोक्त सभी लगाते, लेकिन सबका हो जाता गलत और हमको मिलती संतुष्टि। ठीक है, फिलहाल वाराणसी और प्रयागराज स्वच्छ गंगा शहरों में शीर्ष 2 स्थानों पर हैं। ठीक है ना, संतुष्टि काहे मिलती है? ऐसा नहीं कि हम आपको बुरा चाहते हैं। संतुष्टि मतलब ये मिलती कि देखो ये फंसा लिए, है ना। ये एक आत्मा का एक संतुष्टि होता है कि देखो ये देखो ये लोग यहाँ ये गलती की है, जहाँ हम सोचे थे कि ये गलती कर सकते हैं वहाँ की है। और जो पढ़ने वाले होते हैं उनको प्रोत्साहित भी किया जाता है, ऐसा नहीं है ना। कोई दुश्मनी तो है नहीं आप लोगों से, हम सब चाहते हैं आपका सिलेक्शन हो। ठीक है, चलिए, तो मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ कहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकते हैं, कितना ज्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है जी, दुश्मन मत ठहरा देना अपना।
राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव इस बार नासिक में हुआ है, महाराष्ट्र में। पिछली बार हुबली में हुआ था, कर्नाटक में। ये हुआ था पिछली बार और इस बार नासिक महाराष्ट्र में हुआ। युवा महोत्सव कब होता है? तो आप बताओगे 12 जनवरी को होता है। 12 जनवरी से मतलब शुरू होता है। 12 जनवरी को क्यों? क्योंकि 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, तो नासिक महाराष्ट्र में 12 तारीख से 16 तारीख तक ये चला है। थीम थी विकसित भारत एट 2047, युवाओं के लिए, युवाओं के द्वारा, यानी कि बाय द यूथ फॉर द यूथ। ठीक है जी, अगला 27वां इस बार का संस्करण था। अगला, मालदीव ने किस देश के साथ 20 महत्वपूर्ण समझौते किए? ये देखो, मालदीव वाला क्वेश्चन आ गया, ये पूछा जाएगा आपसे। मालदीव ने अभी चाइना की यात्रा की मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू ने, और चाइना में जाकर के चाइना से 20 समझौतों पर हस्ताक्षर कर लिए हैं। भारत से ये रिश्ते तोड़ करके चले गए चाइना की गोद में, है ना। ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, तो वही हाल होगा इनका इनका भी। क्यों? क्योंकि सबसे पहले काम कौन आता है? पड़ोसी। घर में आग लगेगी, सबसे पहले कौन पहुंचेगा? पड़ोसी। पड़ोसी से रिश्ते खराब करोगे तो चाइना के पास थोड़ी ना जाकर के अपना वो करा पाओगे कुछ भी। यहाँ पर इनका तख्ता पलट होने वाला था, तो भारत सरकार ने ही मदद की थी, और सबसे पहले भारत ने, मतलब आप सोचो, इनको एक हॉटलाइन दी गई है कि भाई कभी भी कोई दिक्कत आए तुरंत एक टैप पर आप भारत के पास तुरंत आप कॉल कर सकते हो, कोई वेटिंग नहीं है, तुरंत आपकी सुनवाई होगी और तुरंत मदद पहुंचाई जाएगी। कोविड में हम लोगों ने इनका वैक्सीन मैत्री के तहत कितना ज्यादा इनका सपोर्ट किया था। इन लोगों के पास कुछ है थोड़ी ना, ले दे करके वही दो चार द्वीप हैं, दो चार क्या मतलब ज्यादा द्वीप हैं बचे, तो हालांकि देखा जाए दो चार ही है, क्योंकि बाकी सब पर तो अब इंडस्ट्रियल कब्जा हो चुका है। लेकिन भारत के लोगों को ये, वहाँ के जो वहाँ पर भारत की सेनाएं थी रख रखाव के लिए, उनको ये भेजने का, वापस करने का अनाउंस कर दिए हैं। इसके अलावा चाइना के बीआरआई मॉडल पर इन्होंने एक्सेप्टेंस दर्ज कर दी है। बीआरआई आपको अगर ना पता हो तो बीआरआई मॉडल पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसको आप जरूर देखिएगा। और बीआरआई जो है मॉडल, जो है चाइना का जो ट्रैप है, समझ लो कि बहुत ही घातक है। फिलहाल ये इस पर समझौता वगैरह कर लिए हैं। इसके अलावा एफटीए पर भी ये साइन कराए हैं। एफटीआई यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी ये साइन कराए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। किस देश ने उपग्रह आइंस्टीन प्रोब को लॉन्च किया है? तो चाइना ने ही इसे भी लॉन्च किया है। चाइना ने आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है। अब इस क्वेश्चन में गलती क्या हो सकती है? देखो, यहाँ पर लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, जो नहीं पढ़े रहेंगे वो कंफ्यूज होंगे। आइंस्टीन, अच्छा ये अमेरिका में रहता था, तो मतलब अमेरिका ने लॉन्च किया होगा, अमेरिका ऑप्शन में भी है तो अमेरिका लगा दोगे, लेकिन गलत है। ठीक है, यहाँ पर चाइना ने इसे ये लॉन्च किया हुआ है, आइंस्टीन प्रोब। ठीक है जी, अगला, तो ये भी क्या करेगा, ये कमल की पंखुड़ियों की शेप में दिया गया है। ठीक है, कमल के आकार का उपग्रह ही लॉन्च किया गया है, ये जाकर के वहां पर ऑब्जर्व करेगा अर्थ में, स्पेस में। निर्मला सीतारमण जी के अनुसार भारत कब तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा? तो निर्मला सीतारमण, भारतीय वित्त मंत्री ने यह घोषणा की है कि 2028 तक, फाइनेंशियल ईयर 2028 तक हम लोग क्या हो जाएंगे? हम लोग हो जाएंगे $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी। साथ ही साथ हम लोग हो जाएंगे थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि हमसे ऊपर केवल जर्मनी और केवल अमेरिका और चीन ही रहेगा, तीसरे पर हम लोग रहेंगे। हम लोग आने वाले 5 सालों में किसको किसको पीछे करने वाले हैं? जापान को पीछे करने वाले हैं और जर्मनी को पीछे करने वाले हैं। 5वें स्थान पर तो हम लोग ऑलरेडी हैं ही। तो हम लोग अभी किया है $3.4 ट्रिलियन पर हैं। हम लोग 2027-28 तक कहाँ हो जाएंगे? $5 ट्रिलियन पर हो जाएंगे। 2047 तक कहाँ हो जाएंगे? $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी के साथ हो जाएंगे, और इस टाइम पर हम होंगे विकसित भारत। ठीक है, ये लक्ष्य रखा है सरकार ने। भारतीय सेना को हाल ही में किस नाम से भारत का पहला स्वदेशी स्टार लाइनर ड्रोन प्राप्त हुआ? तो भारतीय नौसेना को मिला है दृष्टि 10 नाम से भारत का पहला स्वदेशी स्टार लाइनर ड्रोन। ये है दृष्टि 10। इसको अडानी ग्रुप और इजराइल की एक संस्था है उसके द्वारा मिल करके बनाया गया है। शुरुआत में कुछ इसका टेस्टिंग वगैरह कुछ फेल भी हो गया था, लेकिन अभी काम इस पर चल भी रहा है। दृष्टि 10 नाम से ये है। ये हरमीस 900 स्टार लाइनर का ही कॉपी है, इंडियन वर्जन है, कर सकते हो। तो ये बनाया था इजरायली कंपनी ने, इजराइल की है एल्बिट सिस्टम, उसके द्वारा। तो यहाँ पर भारत में बनाया जा रहा है, मेड इन इंडिया के तहत, और अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस के द्वारा। किस हवाई अड्डे को 2023 के लिए विश्व के सबसे बेस्ट हवाई अड्डे का खिताब दिया गया? तो सबसे बेस्ट हवाई अड्डा विश्व का कौन बन गया है? चांगी एयरपोर्ट। ये एक दो बार नहीं, 12वीं बार बना हुआ है। कौन सी बार?
12वीं बार इसने सबसे बेस्ट एयरपोर्ट का खिताब जीता हुआ है। यहाँ पर देख पाओगे आप, स्काई ट्रैक्स की ये रिपोर्ट है, एयरपोर्ट ऑफ द ईयर 2023 के लिए ये चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर का चुना गया हुआ है। ठीक है ना, 12वीं बार। अगला, 2025 में आयोजित होने वाले 9वें एशियाई शीतकालीन खेल कहाँ खेले जाएंगे? ये चीन में खेले जाएंगे। इसका शुभंकर क्या होगा? इसका शुभंकर होगा, मस्कट होगा बिनबिन और नीनी। बिनबिन और नीनी ये दोनों इसके मस्कट होने वाले हैं। ये है बिनबिन, ये है नीनी। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। और ये जो है बिनबिन नीनी ही तो है, हाँ ठीक है। तो ये होगा चाइना में, चाइना के हार्बिन में आयोजित होगा, हेई गौजियांग प्रांत में होगा। ड्रीम ऑफ द विंटर, लव एमंग एशिया, ये इसका ऑफिशियल स्लोगन चुना गया है। अभी चीन के होंगझो में एशियाई खेल हुए थे। ठीक है ना, 19वां एशियाई खेल था जिसमें भारत चौथे स्थान पर था। यहाँ पर आप देख पाओगे मेडल टेबल में हम लोग चौथे स्थान पर थे 107 मेडल के साथ। ऐतिहासिक इस बार था प्रदर्शन भारत का। ठीक है ना, चाइना टॉप पर था। बाकी डिटेल यहाँ पर है आपके सामने। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन बनकर के उभरा है? सबसे स्वच्छ शहर तो आपने देख लिया, सबसे प्रदूषित शहर भी देख लो। तो सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली बना है? नहीं, इस बार बारनीहाट बना है। गलती मत करना, हर बार दिल्ली रहता था, इस बार बारनीहाट है। बारनीहाट ये मेघालय राज्य के तहत आता है। मेघालय का एक शहर है और ये सबसे सबसे प्रदूषित शहर बनकर के उभरा है इस रिपोर्ट में। ठीक है जी, तो इसको CREA के द्वारा रिपोर्ट ये जारी किया गया है इस रिपोर्ट को। ठीक है, किस राज्य सरकार ने युवा निधि योजना का शुभारंभ किया है? युवा निधि योजना कर्नाटक सरकार की योजना है। युवा निधि योजना कर्नाटक में जब सरकार बनने जा रही थी या कहीं जब चुनाव था, जब नतीजे आने थे, उससे पहले मैनिफेस्टो में कांग्रेस पार्टी, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, तो कांग्रेस ने 5 वादे किए थे, 5 गारंटी की थी। उसी 5 गारंटी का ये 5वीं गारंटी थी। ये गारंटी क्या थी कि युवाओं को जो तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स वगैरह की, 6 महीने तक उनका कुछ नहीं हुआ है, तो उनको यहाँ पर वित्तीय मदद की जाएगी। अगर वो डिग्री धारक है तब तो उसे 3,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। अगर वो डिप्लोमा धारक है तब उसे 15 रुपए प्रति माह मिलेंगे। बल्ले बल्ले हो जाएगा कर्नाटक वालों का। तो कर्नाटक के शिवमोगा में ये शुरू किया गया है। भारत और किस देश के बीच तटरक्षकों के बीच संयुक्त अभ्यास सहयोग काइजिन का आयोजन हुआ? तो सहयोग काइजिन ये हुआ भारत और जापान के बीच में। भारत और जापान की तटरक्षकों, तटरक्षक बोले तो कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड और जापानी कोस्ट गार्ड के बीच में ये हुआ है सहयोग काइजिन। वैसे भारत और जापान के बीच में हम लोग धर्म गार्जियन करते हैं, वीर गार्जियन करते हैं, जिमेक्स करते हैं, ये सभी आप सिन्यू मैत्री करते हैं, ये सभी अभ्यास आप याद रखेंगे। अगला, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव मुख्यतः किस राज्य में मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव गुजरात में मनाया जाता है। देखो, पतंग तो सब जगह उड़ाते हैं, लेकिन पतंग महोत्सव जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, जिसमें बहुत सारे देश भी शामिल होते हैं, वो गुजरात में होता है। ठीक है ना, तो इसीलिए गुजरात, अहमदाबाद, अगर ये सब ऑप्शन दिखे तो आप जरूर लगाइएगा। गुजरात के कई शहरों में ये आयोजित होता है। तो ये 7 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक आयोजित हुआ है काइट फेस्टिवल। अगला, डेनमार्क के नए राजा कौन बने हैं? तो डेनमार्क के नए राजा बन गए हैं प्रिंस फेडरिक। प्रिंस फेडरिक, प्रिंस हुआ करते थे, अब ये बन गए हैं किंग फेडरिक। ठीक है, तो ये है किंग फेडरिक। अब इनकी जो मम्मी जी थी, इनकी मम्मी थी कौन? मार्गरेट द्वितीय। इन्होंने 52 साल शासन करने के बाद पद त्याग कर दिया है। हालांकि इन्होंने अनाउंस किया था कि हम पद नहीं छोड़ेंगे मरते दम तक, लेकिन फिर ये जो है ये नए साल पर अनाउंस कर दी कि हम पद त्यागेंगे और 14 जनवरी को त्यागेंगे। तो ये पद त्यागेंगे तो फिर इनके जो क्राउन प्रिंस थे वो बन गए हैं अब राजा, और जो प्रिंसेस थी मैरी डोनाल्डसन, ये बन गई हैं रानी। ठीक है ना, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किसे मरणोपरांत तेंजिंग नार्गे सम्मान से सम्मानित किया है? तो राष्ट्रपति जी के द्वारा मरणोपरांत तेंजिंग नार्गे सम्मान से सम्मानित किया गया है सविता कंसवाल को। सविता कंसवाल ये पर्वतारोही थी। ये 16 दिनों में ही माउंट एवरेस्ट, माउंट मकालू ये सब फतह कर गई थी। लेकिन फिर एक और ये मिशन पर लगी हुई थी, अपने अभियान पर लगी थी, हिमस्खलन हुआ और हिमस्खलन में इनकी जान चली गई। तो ये दुखद घटना रही। फिर इनके पिताजी को यहाँ पर बुला करके सम्मानित किया गया तेंजिंग नार्गे साहित्यिक सम्मान से। ठीक है जी, तो ये सम्मान से सम्मानित की गई हैं। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान द्वारा भेजी गई टीम के साथ ये सदस्य में थी और इनका यहाँ पर निधन हो गया है। ये थे टॉप 60 क्वेश्चन जनवरी के फर्स्ट हाफ से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसकी क्विज और पीडीएफ आपको मिलेगी एमजेटी ऐप पर। एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कीजिए। टेलीग्राम पर भी मैं पीडीएफ डलवा दूंगा, टेलीग्राम भी आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हो। जैसा कि आपको ऊपर मैंने बताया कि किताब जो है आज शाम तक या फिर कल सुबह तक वहां पर आ जाएगी हमारे पास, और उसके बाद से आप ऑर्डर कर पाओगे।
तो इस बार लिमिटेड ही छपवाया गया है, क्योंकि एक बार तो आउट ऑफ स्टॉक हो गया, तो दोबारा रिप्रिंटिंग के लिए भेजा गया था, तो लिमिटेड ही आ पाया हुआ है। तो आप फटाफट से उसको ऑर्डर कर देना, जिससे आप फिर ना कर पाओ, क्योंकि इसके बाद मैं दोबारा से भेजूंगा नहीं प्रिंटिंग के लिए। तो आप लोग जो है इसको आज शाम से या फिर कल से चेक करते रहिएगा। मैं व्हाट्सएप चैनल पर आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, यहाँ से भी जाकर के आप वन लाइनर वगैरह से रिवीजन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए। मिलेंगे अगली क्लास में, अगले दिन के वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।